अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में सिंध के गवर्नर की तब्दीली कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन यह है कि मैं इसके बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगा। आप कहोगे कि यार ये हर चीज़ जानता है, हर लोगों को जानता है, सबके साथ इसकी वो है, लंबी लंबी छोड़ता है क्या? तो ऐसा नहीं है। सिंध के नए गवर्नर के साथ बहुत मेरी करीबी ताल्लुक़ रहा है और वो बेल्जियम में मेरे घर पे अपनी फैमिली के साथ आके रहे हैं। मैं अपनी नई नई शादी के बाद जब मैं कराची में, कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे इसने काफ़ी सपोर्ट किया था। फिर बाद में तो बहरहाल, अजीज दोस्तों, कामरान टिसोड़ी गवर्नर सिंध बना। कामरान टिसोड़ी एक 2 नंबर का बिजनेसमैन था और यह है कि दुबई में रहता था। मुशर्रफ के साथ इसकी बड़ी करीबी ताल्लुकात हो गए। मुशर्रफ ने कई बार कोशिश की कि बीइंग मुहाजिर इसको एमक्यूएम ले ले और कोई अच्छी पोस्ट दे दे, लेकिन अल्ताफ़ भाई इसके खिलाफ थे। एमक्यूएम के फारूक सत्तार इसके बड़े करीब थे और फारूक सत्तार कोशिश करते रहे कि ये एमक्यूएम में आए, लेकिन इसको नहीं मौका दिया गया। कई बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन के दौरान इसको एमएनए एमपीए की टिकट के लिए इसने बड़ा पैसा खर्च किया, फारूक सत्तार और दूसरों पर, लेकिन इसको कभी मौका नहीं मिला। फिर मौका मिला 2016 में, जब अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगाई गई और पूरी एमक्यूएम को हाईजैक करके अपने पिट्ठुओं को, क्रिमिनल गैंग को कराची में एमक्यूएम दी गई, तो इसने मौके का फ़ायदा उठाया और फ़ौरन एमक्यूएम में इसकी एंट्री हो गई। हालांकि एमक्यूएम के भी कई लोग जो कि सरकारी लोग हैं ज़ाहिर है, लेकिन वो इसके खिलाफ थे। लेकिन ये आहिस्ते आहिस्ते एंटर हुआ और फिर इसको एमक्यूएम ने सेनेटर बनाया। इतना पैसा इसने खर्च किया कि इसको एमक्यूएम ने सेनेटर बनाया। और 2022 में जब इमरान खान की सरकार टूटी तो इसको गवर्नर सिंध बना दिया। हालांकि उस वक्त एमक्यूएम सरकारी टोला जो था वो 3-4 ग्रुपों में बटा हुआ था। एक बहादुराबाद ग्रुप था, एक एमक्यूएम पाकिस्तान ग्रुप था, एक फारूक सत्तार ग्रुप था, मुस्तफ़ा कमाल ने पीएसपी बनाई हुई थी, सब बटे हुए थे। और यह है कि इसको गवर्नर बनाया गया। इसके पीछे कई चीज़ें थी। एक तो ये कि जब मुशर्रफ के दौर में ये मुशर्रफ के साथ बहुत करीब था, तो साथ ही साथ ये दुबई में रहता था और आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो भी दुबई में जब रहते थे मुशर्रफ के पीरियड में, तो ये उनके भी बहुत करीब हो गया और इसने बेनज़ीर भुट्टो को बहन भी बनाया था। तो ऑल इन ऑल जब 2022 में बंटवारे हुए सारे गवर्नमेंटों के इमरान खान के बाद, तो ज़ाहिर है सिंध का ठेका तो पीपल्स पार्टी ने ही लिया हुआ है। तो सिंध के आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के, और सरकार ने, मिलिट्री जनता ने टिसोड़ी को गवर्नर बनाया, जिसकी ना कोई एजुकेशन कैपेबिलिटी है, ना कोई इसका वो है, एक गुंडा मवाली था। अब अचानक इसको हटाया गया है। अब होता यह है कि एमक्यूएम का गवर्नर था ना, आफ्टर ऑल, इसको हटाने से कम कुछ तो एमक्यूएम का रिएक्शन आता, लेकिन एमक्यूएम का कोई ख़ास रिएक्शन आया नहीं। मसला यह है कि पाकिस्तान में जो भी पावर से अलग होता है वो अगली फ़्लाइट पकड़ के पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। तो यही कामरान टिसोड़ी भी अगली फ़्लाइट पकड़ के पाकिस्तान से बाहर चला गया। जब ये गवर्नर था तो ये अपने आप को बहुत पॉपुलर करने के लिए अफ्तार करता था, लोगों को बुलाता था, अफ्तार करवाता था, सहरियाँ करवाता था, कोशिश करता था जितना टिकटॉकर बन के पब्लिसिटियाँ कर सके, अपनी पब्लिसिटियाँ की। लेकिन बहरहाल अब इसकी रवानगी हो गई। एमक्यूएम का क्या हिसाब किताब है वो मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं ज़रा नए गवर्नर का इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये निहाल हाशमी है। ये 97 में जब नवाज शरीफ की सरकार आई तो कराची से, तो ज़ाहिर है किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि कोई इलेक्शन जीत जाए, तो ये कराची में तो इलेक्शन नहीं जीत सका। लेकिन फिर नवाज शरीफ, ज़ाहिर है हर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ हो, इनकी कोशिश होती है कि कराची में कहीं ना कहीं अपना बंदा स्ट्रॉन्ग करें ताकि कोई वोट बैंक बने। तो इसको ह्यूमन राइट्स का एडवाइज़र बनाया, क्योंकि मिनिस्टर ये बन नहीं सकता था, इलेक्शन जीता नहीं था, तो इसको एडवाइज़र बनाया ह्यूमन राइट्स का।
और 97 के जिनीवा सेशन में ये पाकिस्तान के डेलीगेशन को हेड कर रहा था। तो वहाँ मेरी इसकी पहली मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ज़ाहिर है बड़बोला बहुत है, और मेरे साथ इसकी कई बैठकें हुई यूएन के कैफेटेरिया में, जहाँ ये कोशिश करता रहा कि मैं इनके साथ मिल जाऊं और एमक्यूएम के अलग हो जाऊं वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल ये आया 97 में 2 सेशन के लिए आया, मार्च में भी आया, अगस्त में भी आया। फिर 98 में मैंने अल्ताफ भाई से 2 साल की छुट्टी ली थी, क्योंकि मैंने शादी भी करनी थी, मैंने दुकान ली थी बेल्जियम में, तो बिज़नेस भी सेट करना था, और तो मैंने 2 साल की छुट्टी ली थी। तो 98 का जो मार्च का सेशन था वो मैंने अटेंड किया आखिरी, और उसके बाद मैं छुट्टियों पे चला गया। तो वो मार्च के सेशन में भी निहाल आया था, और फिर अगस्त के सेशन में जब भी आया तो इसने मुझे बेल्जियम फ़ोन किया कि भाई आए नहीं तुम। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ज़रा छुट्टियों पे हूँ। तो इसने कहा यार फिर ऐसा करो कि सेशन ख़त्म हो तो मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, तो हमें ज़रा पेरिस और बेल्जियम दिखा दो। तो मैं अपनी गाड़ी में जिनीवा गया, और फिर वहाँ से इनको लेके पेरिस गया, वहाँ पे एफिल टावर ये वो थोड़ा दिखा के फिर बेल्जियम लेके आया। बेल्जियम में मेरे दुकान के ऊपर ही मेरा घर था, वहाँ पे ये एक रात रुके और फिर रवाना हो गए। फिर मैं जब 99 में शादी करने गया तो ये उस वक्त भी मिनिस्टर था ह्यूमन राइट्स का। मेरी बीवी का वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट चोरी हो गया शादी के दूसरे तीसरे दिन। अब मैं उसको लेके कैसे आता, तो मैंने इसको मदद की दरख्वास्त की, और इसने मेरा मतलब थोड़ा बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं हुई। एनीवे किस्सा मुख्तसर, वो हमारा एक आखिरी कांटेक्ट था। इसके बाद जब मैं अपनी बीवी को लेके यूरोप आ गया, इसके बाद मैं वापस एमक्यूएम में चला गया और चीज़ें चलती रहीं। नवाज शरीफ खड्डे लाइन लग गया, उसको सऊदी अरब भेज दिया था, मुशर्रफ आ गया, निहाल हाशमी अंधेरे में चला गया। ईमानदारी की जब इसकी बात करें ना कि बहुत ईमानदार बनता है, तो ईमानदार नहीं है। मामूली मिसाल दूंगा कि जब मैं कराची में शादी करने गया था तो इसने मुझे गाड़ी दी कि तुम ये गाड़ी चलाओ। तो छोटी सी गाड़ी थी, ख़राब सी पुरानी सी, तो साथ में एक कोरोला खड़ी थी। तो कहता है ये भी खाली पड़ी है, लेकिन मैं ये तुम्हें इसलिए नहीं दे सकता कि इसकी नंबर प्लेट पी से शुरू होती है, और पी वाली नंबर प्लेट को पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। काले कलर की गाड़ी थी। तो मैं समझा नहीं कि असल चक्कर क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि वो मिनिस्टर था और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था। तो नवाज शरीफ ने एक पॉलिसी निकाली थी, स्कीम निकाली थी गरीबों के लिए कि आप पीली टैक्सी चलाएं। तो उसके लिए जो गाड़ी आप टैक्सी के लिए ख़रीदेंगे उसको पी से नंबर सीरियल इशू होगा, और वो टैक्स फ्री गाड़ी होगी। तो अब मैं बाद में जब मुझे पता चला तो मैंने कहा बढ़ गई ईमानदारी। गरीबों के लिए पीली टैक्सी का टैक्स फ्री निकाला था, और ये मिनिस्टर साहब ने अपने घर के लिए पी नंबर का पहली पीली टैक्सी के नाम पे गाड़ी रख के, काले कलर की गाड़ी। और तो ईमानदार है नहीं। अभी इसने जब ओथ लेने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे जाना पड़ता है, वो जमशेद टाउन में ही है, तो वहाँ पे विजिटर्स बुक में लिखना होता है। मैं भी लिख चुका हूँ 2 बार वहाँ पे। तो इसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि मैं बोलता हूँ और तुम लिखो। लोगों ने इस पर बड़ा शोर मचाया कि ये किस किस्म के जाहिल मिनिस्टर को गवर्नर को लेके आए, पढ़ा लिखा नहीं है क्या, खुद नहीं लिख सकता। तो पढ़ा लिखा तो है, वकील है, प्रोफेशन से वकील है। जब मैं जमशेद टाउन का मेयर था तो एक तारिक रोड पे एक आबादी थी, अल्लाह वाली आबादी, उस पर जमात इस्लामी ने, वो एक्चुअली प्लॉट थे कुछ पाकिस्तान से अमेरिका में रहते थे जो पाकिस्तानी, उनके प्लॉट थे लेकिन खाली पड़े हुए थे। तो जमात इस्लामी का मेयर था जब मुझसे पहले, उसने वहाँ पे घर बना के अपने वोटर्स को वहाँ पे रखा था। अब जो वो जिनकी ज़मीन थी, जिनके प्लॉट थे, वो आए, अदालत में केस किया, वो जीत गए केस, उनके पास सारे सबूत थे कि हमारी जगह है, लेकिन वो लोग खाली नहीं कर रहे थे जगह। तो अदालत ने मेयर जमशेद टाउन को ऑर्डर किया कि ये खाली कराओ। तो मैं खाली कराने के लिए उनके पास गया तो जमात इस्लामी के जो लोग थे वो सामने आ गए,
और उन्होंने कहा कि ये तो खाली नहीं होगी, ये बेघर हो जाएंगे, वो लोग तो अमीर हैं। तो मैंने कहा अमीर हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी। अब खैर लंबी चौड़ी बहस हुई, उन्होंने कहा खाली नहीं कराएंगे। फिर मुझे अदालत का नोटिस आया कि अगर आप फला तारीख तक खाली नहीं कराएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा आपके ऊपर। तो मैंने फिर 3-4 थानों की पुलिस बुलाई और गए हम, और मैं मेगाफोन पे सबसे आगे था, ऐलान कर रहा था कि भाई जगह खाली करो, ये बुलडोज़र वगैरह हम लेके आए हैं, हम ये जगह तुड़वा रहे हैं। मुझे मजबूरी है, अदालत ने वो किया है, उन्होंने सामने से फायरिंग शुरू कर दी। जमात इस्लामी वाले सारे टेररिस्ट होते हैं, उन्होंने सामने से फायरिंग कर दी। अच्छा मैं तो यूरोप से गया था, मेरे को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था। मैं मेगाफोन पे बात कर रहा हूँ, वहाँ से फायरिंग हो रही है, मुड़ के देखा तो एक पुलिस वाला नहीं, सब भाग गए थे, कहीं कोई इस गली में कोई उस गली में। उसमें फिर मेरा एक काउंसलर था, वो भाग के आया और कहता अरे भाई सर झुकाओ और जल्दी भागो, इधर पीछे गली में घुस जाते हैं। तो वो मुझे लेके गया। फिर मैंने रेंजर्स बुलाई और फिर हमने वो आबादी भी खाली कराई और हमने कहा कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे। उसमें से फिर कुछ लोग गिरफ्तार हुए। फिर मैं ऑफिस आया तो ये निहाल हाशमी जो गवर्नर है ये आया, और मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि निहाल हाशमी साहब आए हैं। अच्छा मैंने कहा मेरे पुराने ताल्लुक आते हैं तो इस वजह से आया होगा। आया तो बिठा तो चाय वाय हालात पूछे, भाभी कैसी है, फलान है ढुमकान है। तो कहते मैं एज ए वकील आया हूँ, और ये जो बंदे गिरफ्तार किए हैं ना तुमने जमात इस्लामी के, मैं उनका वकील हूँ, तुम उनको छोड़ दो, तुम्हारा एक फ़ोन करोगे SHO छोड़ देगा। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता ये सब, और ये कि मैं MQM का नुमाइंदा हूँ, मुझ पर फायरिंग की है उन्होंने। मैंने उसको मना किया। उसने कहा देख कुछ ताल्लुकात का ख्याल रख ले। मैंने कहा ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन ये जो लीगल मैटर है मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। वैसे ही मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए अगर मैं ये आबादी खाली नहीं करता, मेरी कोई अपनी पर्सनल ख्वाहिश नहीं थी। एनीवे वो आखिरी हमारा, फिर इसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी बातचीत हुई नहीं। ये आपने देखा निहाल हाशमी आर्मी के खिलाफ गालियां दे रहा था आर्मी को, आज वो गवर्नर बनाए। अब उसके गवर्नर बनने के पीछे कई कहानियां हैं। उनका दो का माफ कीजिएगा, उनका फर्क ये था कि मुशर्रफ के दौर में वो क्योंकि एक डिक्टेटर थे, उनकी मर्जी है चाहे वो किसी पीएम को भी जितना मर्जी ताकतवर बना के जो मर्जी इख्तियारात दे दें, और वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते थे। मोहम्मद जुबैर का भी फर्क ये था कि वफाक में उनकी अपनी गवर्नमेंट थी और वो उसको बाइख्तियार बनाना चाहते थे। या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी जिनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था, नून लीग वालों का भी उनके साथ कोई इश्क नहीं था। बिल्कुल, असल में जो कामरान टिसोरी थे इनके अपने तौर पर ये चाहते हैं कि ये सियासी तौर पर बहुत मजबूत रहे। इसका एक हमने मंजर ये देखा कि जब ये गवर्नर हाउस में अफ्तार का प्रोग्राम होता है तो उसके जो होस्ट होते हैं, आप वो जो भी ऐलान करते हैं तो हर ऐलान के बाद वो ये दोहराते थे कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर, उन तमाम पे कामरान खान टिसोरी को जरूर लाइक करें। यानी ये वहां आने वाले लोगों से उनकी दरखास्त होती थी, और इसको भी कामरान टिसोरी साहब भी बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करते थे कि मेरे फॉलोअर कितने हो गए हैं, मेरी वीडियोस को इतना देखा जा रहा है। तो वो अपना एक ग्राउंड बना रहे थे, और अभी भी वो ये चाहते हैं कि सियासी तौर पर वो फाल रहे। क्योंकि MQM में भी उनके हवाले से बड़े तहफ्फुज़ाती ग्रुपिंग है। डॉक्टर फारूक सत्तार अभी भी इनकी बड़े हामी हैं, और वो भी ये कहते हैं कि इस काम के बाद तो हमें हुकूमत में भी नहीं रहना चाहिए। तो वो इनके बड़े कलीदी यानी दोस्तों में से एक दोस्त थे जो इनको इस सारे अरसे में लेकर चले। तो खुद MQM में भी इनके हवाले से बड़ी तकसीम मौजूद थी। तो MQM के कुछ हल्के इस पर खुश है कि अच्छा हुआ कि कामरान टिसोरी इस मनसब से हट गए, और जो उनके करीबी लोग थे तो वो बहरहाल दुखी है कि ये इनको होना चाहिए था। और इसमें तो मामला जिस तरह का हुआ, MQM को तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं, यानी उनसे ना किसी ने पूछना जवारा किया, ना उनसे कोई मुशावरत की। उनको बस जराए इब्लाग से पता चला है कि कामरान टिसोरी मजीद गवर्नर नहीं रहे। तो खुद MQM की सियासत के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि अब उनकी अहमियत इस दर्जे की रह गई है कि इतनी बड़ी तब्दीली के लिए उनसे न किसी ने पूछा, न उनको कुछ पता। कहानी ये है कि ये काफ़ी अरसे से एक शोर उठा है कराची सूबा कि सिंध को डिवाइड करो, कराची सूबा। MQM के जो आर्मी का टोला है जो कराची में बैठा हुआ है, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह, ये उसका फ़ायदा उठा रहे थे। अपॉर्चुनिस्ट हैं, उनका वोट बैंक तो है नहीं, आर्मी ने ज़बरदस्त इनको सीटें दिलाई थी। इन्होंने कहा वोट बैंक बन जाएगा। इन्होंने मुहाजिर सूबे का नारा लगाना शुरू किया कि सूबा तो बनना चाहिए, ये है वो है, बड़ा इस पे ड्रामे चलते रहे। और आखिर ये हुआ कि सूबा वूबा तो बनना नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो रेड लाइन डिक्लेयर कर दी थी। पीपल्स पार्टी ने सिंधी नेशनलिस्टों को बाहर निकाल दिया, सिंधु देश के नारे लगाए गए।
ब्लैकमेलिंग हमेशा से ये पीपल्स पार्टी करती है। हालांकि सिंध का इंटरेस्ट कभी पीपल्स पार्टी ने सर्व नहीं किया है। पीपल्स पार्टी के दौर में इतना 18-19 साल से मुसलसल गवर्नमेंट में है, 2 बार इनका अपना प्रेसिडेंट रहा है, 19 साल से इनका अपना चीफ मिनिस्टर है, पूरी कैबिनेट सिंध की इनकी है। फिर इसके बावजूद सिंध में क्या हालात हैं आपको अच्छी तरह पता है। पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेलिंग की, अब अचानक इसको हटा के आसिफ अली जरदारी की मर्जी से निहाल हाशमी को गवर्नर बनाया है। अब इसके पीछे हर पार्टी अपनी गेम खेल रही है। अगर सूबा बनाना है तो इनको गवर्नर अपना चाहिए, एमक्यूएम का नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो सूबा बनाने का मतलब यह है कि एमक्यूएम के हाथ में चीज़ें चली जाएगी। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपना बंदा गवर्नर का लगा दिया। आसिफ जरदारी ये सोच रहा है कि निहाल हाशमी कम से कम उनसे बेहतर है एमक्यूएम वालों से, क्योंकि एमक्यूएम वाले आफ्टर ऑल क्लेम तो करा सिंध का वोट बैंक अपना डिक्लेयर करते हैं ना। कम से कम उसको आसिफ जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ का तो कोई वोट बैंक इधर है नहीं। तो ये गेम चल रहा है। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि सो कॉल्ड चेयरमैन बना हुआ है एमक्यूएम का, इसने अभी कुछ दिनों पहले ये स्पीच की थी जिसमें कहा था कि 180 सीटें जीतने वाला जेल में है और 70 सीटें वाला प्राइम मिनिस्टर है। तो 180 सीटें जीतने वाला इमरान खान, अब अचानक इसको इमरान खान की क्या हमदर्दी आ गई किसी को पता नहीं। और 70 सीटों वाला जो प्राइम मिनिस्टर है तो ये शहबाज शरीफ, तो उस पर भी शायद शहबाज शरीफ नाराज़ थे। अब कल खालिद मकबूल सिद्दीकी, मोहसिन नकवी जो इस वक्त दलाल है आसिम मुनीर का, उसने पैचअप कराया और खालिद मकबूल सिद्दीकी और आसिफ अली जरदारी की मीटिंग हुई और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से बता रहे हैं कि एमक्यूएम शायद जरदारी उसको सिंध की 1-2 मिनिस्ट्रियाँ दे देगा, लेकिन एमक्यूएम का मकसद मिनिस्ट्रियाँ ही हैं। अजीज दोस्तों, गवर्नर सिंध है ना, उसकी कोई एज सच पावर नहीं होती, लेकिन आफ्टर ऑल सिंध जैसे भारत में भी स्टेट गवर्नर जो होता है वैसे ही ये सिंध का गवर्नर है। वो हर सिंध असेंबली का जो रेजोल्यूशन पास होगा, बिल पास होगा, उस पर उसने साइन करने, ऑनरी वो होता है। लेकिन सिंध में गवर्नर पहले ऑनरी ही होता था, लेकिन 2002 में जब मुशर्रफ ने एमक्यूएम को दावत दी गवर्नमेंट ज्वाइन करने की, तो एमक्यूएम ने पहली डिमांड की गवर्नर सिंध की और इशरतुल इबाद को गवर्नर बनाया गया। इशरतुल इबाद ने गवर्नर पोजीशन का बड़ा फ़ायदा उठाया और उसने जितने एमक्यूएम के मिनिस्टर बाद में जो आए 15-16 थे, वो सब गवर्नर सिंध को रिपोर्ट करते थे। चीफ मिनिस्टर की कोई औकात ही नहीं थी, वो गवर्नर हाउस में ही हर चीज़ के फैसले होते थे। मैं एज ए मेयर, हमारी कई मीटिंगें गवर्नर सिंध में के हाउस में हुई थी। इशरतुल इबाद हमारी मीटिंग है सब मेयर की बुलाता था और सब। तो गवर्नर सिंध का उस वक्त उसने जो लूप होल्स थे उसको कवर करके एक स्ट्रॉन्ग गवर्नर बनाया सिंध का इशरतुल इबाद ने। और उसके बाद फिर ये एक पॉलिटिकल लोगों को समझ में आया कि इसके भी फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। तो ये चलता रहा। फिर इसके बाद गवर्नर जो बने हैं उन्होंने इसका एक फ़ायदा उठाया। जैसे कामरान टिसोड़ी ने इसको बड़ा पब्लिसाइज किया और इफ्तार पार्टियां कर रहा है, सारे प्रोग्राम कर रहा है पाकिस्तान डे पे और इस पे और उस पे। इससे पहले गवर्नर सिंध था ज़ुबैर। ये ज़ुबैर जो था वो नवाज शरीफ की पार्टी का था, ज़ुबैर उमर। ये जनरल उमर का बेटा। जनरल उमर ने 71 में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बांग्लादेश में, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में क़यामत ढाई थी और आम बंगालियों का कत्ले आम में वो मुलविस था। फिर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो जो 93,000 फौजी प्रिजनर्स ऑफ वार बने थे, इसमें वो प्रिजनर ऑफ वार भी बना था। और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में उस जनरल उमर को सज़ा का भी कहा गया था कि ये मुजरिम है। उसके 2 बेटे पॉलिटिक्स में आए, एक असद उमर जो इमरान खान की पार्टी में गया और मिनिस्टर बना था, और एक ये ज़ुबैर जो नवाज शरीफ का स्पोक्स पर्सन था और नवाज शरीफ ने इसको
गवर्नर सिंध बनाया था। तो फिर उसने भी गवर्नर सिंध की पोजीशन के काफ़ी फ़ायदे उठाए। और फिर इमरान खान के दौर में इमरान खान की पार्टी में एक आरिफ अलवी करके आया था, वो जमात इस्लामी का हुआ करता था, लेकिन जमात इस्लामी इलेक्शन जीत नहीं सकती थी कराची से, तो उसने पार्टी चेंज करके इमरान खान की पार्टी ज्वाइन की और 2018 के इलेक्शन में वो जीता था एक सीट। लेकिन फिर इमरान खान ने आरिफ अलवी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया। और इसी तरह कराची में एक इमरान इस्माइल था, जिसकी औकात नहीं थी कि वो MQM के टाइम में एक सीट जीत सके काउंसलर की। उसकी ज़मानत जब्त हुई थी, इसने एक इलेक्शन लड़ा था। और फिर 2018 में ज़ाहिर आर्मी ने MQM PTI को कराची में 18 सीटें दिलवा दी थी, तो उसमें इमरान इस्माइल भी जीता था। तो इमरान इस्माइल को गवर्नर सिंध बनाया था। तो गवर्नर सिंध जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वो अपने किसी ख़ास बंदे को लगाती है। और ये निहाल हाशमी अब गवर्नर सिंध बना है, तो ये है कि बार बार इसकी अब तक की मैंने जो 2-3 स्पीचेस देखी हैं, उसमें यही कि मैं नवाज शरीफ का कारकुन हूँ, मैं फलान हूँ, डुमकान हूँ। ये नवाज शरीफ के हर स्पीच में जिक्र करता है ताकि नवाज शरीफ इसको कायम रखे। अब गवर्नर सिंध की आप हैरान होंगे कि इसका जो घर है वो अंग्रेज़ों के दौर में बना था 1939 में, और 90 एकड़ पे इसका घर है। दर्जनों गाड़ियां हैं इसके डिस्पोजल पे, लग्जरी गाड़ियां। मुझे याद है जब मैं MQM की मतलब मेयर नहीं बना था, तो मैं कराची छुट्टियों पे गया था, तो मैं गवर्नर से मिलने गया था इशरत अली बात से। तो मर्सिडीज़ गाड़ी में मुझे छुड़वाया था, और एयरपोर्ट भी जब मैं आखिरी में वापस आ रहा था तो अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी में मुझे एयरपोर्ट पे छुड़वाया था। तो ये कि गवर्नर सिंध के पास दर्जनों लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। एक गवर्नर है, सैकड़ों नौकर होते हैं, 90 एकड़ की जगह है मेन पीक कराची के प्राइम लोकेशन पे। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। इसकी सैलरी भी मिलियंस ऑफ रुपीस में होती है, और इसके हाथ में खाली खर्चे पानी का बजट है ना, वो 1.5 अरब रुपए का बजट होता है खाली खर्चे पानी के लिए, कि चाय पानी और ये और वो। वरना तो इसका तो कोई वो नहीं होता ना कि सड़क बनानी है या कोई प्रोजेक्ट करना है, नहीं। तो ये है कि 1939 में जो गवर्नर हाउस बना था ना, वो 7 लाख रुपए का बना था उस वक्त, इंडियन रुपए का। 191 खाली इसके सेक्रेटेरिएट स्टाफ की, नौकर चाकर अलग। और यह है कि अरबों रुपए का खेल है, मिलियंस की सैलरी है, फायदे ही फायदे हैं। और ऐसे घटिया लोगों को गवर्नर बना दिया गया है। तो ये असल कहानी है गवर्नर की। खेल कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, ये अभी तक समझ नहीं आ रही। क्योंकि आसिफ जरदारी सिंध का बंटवारा रोकने का चाहता है कि इसको पता है कि हमारी लूटमार सारी कराची से होती है, अगर कराची सिंध से अलग हो गया तो हमारी लूटमार ख़त्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ चाहता है कि कराची अलग हो, तो कम से कम कराची में थोड़ा बहुत तो हम वोट बैंक बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। आर्मी भी चाहती है कि कराची अलग हो जाए ताकि कराची डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में आ जाए। मैं चाहता हूं कि कराची सिंध का हिस्सा रहे, अलग ना हो, लेकिन सिंध से पीपल्स पार्टी और MQM दोनों को सफाया कर देना चाहिए। ये दोनों लूटमार की पार्टियां हैं। जितने आर्मी के टट्टू MQM के बैठे हैं ना, ये सब बसों में बैठ के MQM का ऑफिस आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में रहते हैं, घूमते हैं। ये किराए के घरों में रहने वाले आज 25-25 करोड़ के बंगलों में रहते हैं। कोई नौकरी नहीं की है, कोई कुछ नहीं किया, तो कोई पूछने वाला इसलिए नहीं है कि आर्मी की गोद में बैठे हैं, आर्मी के इशारे पे चल रहा है सारा कुछ। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, क्या गेम होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि कराची अलग हो, सिंध अलग हो, फलां हो, डुमका हो, पाकिस्तान ही रहना नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी नज़र आ रही है, पाकिस्तान एक होता है ना कि
खड्डा है आगे और एक बस फुल स्पीड में जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वो बस है जो आगे उस खड्डे में गिरने वाली है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।